डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी अब चालू हो गई होगी। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम यहाँ पे देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताया था, इसके अदर नेम्स मैंने आपको बता दिए थे। साथ ही साथ मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बता दी थी। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप ये लेक्चर देखो, उसके बाद आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। एक बार मैं आपको फिर इन्फॉर्म कर दूं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इको, साथ ही साथ बीएसटी बिजनेस स्टडीज, और आपको नोट्स दी जाएंगी जिसकी टोटल फीस होगी 4500। मतलब मैं पूरे बैच की फीस बता रहा हूँ, पूरे साल भर की फीस नोट्स के साथ में बता रहा हूँ। दो सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएंगी, 4500 रुपीज विल बी चार्ज। यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ, देखो 9685012593। ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ठीक है ना। अगर आपको कोई डिटेल चाहिए कि कहाँ पे क्लासेस चलेंगी, व्हाट विल बी द टाइम, आई विल टेल यू एवरीथिंग एंड फील फ्री टू रीच आउट। ओके, और आपको अगर और कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो पीछे के लेक्चर देखिए और चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, उसके क्या लाभ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो लिखा है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। कॉम्प्लेक्स का मतलब देखो क्या होता है, जटिल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वेदर इट इज अ डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और बैकवर्ड कंट्री। ठीक है, मतलब कि एक देश विकसित हो चुका है, एक विकासशील है या फिर एक अविकसित है। इकोनॉमी कितनी भी बड़ी हो, ट्रिलियन डॉलर है, बिलियन डॉलर है, मिलियन डॉलर, इट डजेंट मैटर। हर एक इकोनॉमी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। हर एक अर्थव्यवस्था जटिल होती है। जैसे देखो सिंपल सा मतलब समझ लो, ऐसे रिलेट करो। हमें क्या लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है और सामने वाले की लाइफ बहुत अच्छी है, हमें ये लगता है। बट ये सबके साथ नहीं, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी इकोनॉमी डेवलप्ड हो चुकी है, डेवलपिंग है, बैकवर्ड है, इट डजेंट मैटर। हर एक इकोनॉमी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी जटिल होती है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इस जटिल अर्थव्यवस्था को, इस कॉम्प्लेक्स अर्थव्यवस्था को इजी करने में हमारी हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करने में, समझने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। पहला इसका ये इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लो हमने कहा किसी भी देश की नेशनल इनकम के हमें अध्ययन करना है। ठीक है ना, नेशनल इनकम क्या है, उस देश की जीडीपी क्या है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। तभी आप क्या कर पाओगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो कि यूएसए है। ठीक है ना, उसने कुछ टैरिफ लगा दिए हैं। अभी उनका ये कहना है कि हम जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे हम टैरिफ लगाएंगे। इससे सिर्फ यूएसए की इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सारी की सारी अदर कंट्रीज जो कि यूएसए की कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर रही हैं, जैसे मान लो इंडिया से बहुत सारा सामान यूएसए जाता है, हम लोग यूएसए में बेचते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे देश पे भी पड़ेगा। तो देख रहे हो, यूएसए की अर्थव्यवस्था में कोई होने वाला चेंज पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को इजी करना चाहते हो, उसे समझना चाहते हो, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, सिंपल सा ये पहला हमारा इंपॉर्टेंस हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड, हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिटेशंस बताया था तो मैंने वहां पे कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से आप इकोनॉमिक पॉलिसीज को नहीं बना सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि वो बड़े लेवल पे सोचना होता है, नेशनल लेवल पे हमें देखना होता है। ठीक है, पूरे कंट्री के लेवल पे हमें वो चीजें सोचनी होती हैं। ठीक है, तो जब नेशनल लेवल पे आप पॉलिसीज को फॉर्म करना चाहते हो, नीतियां बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी किसकी हेल्प लेनी होगी, हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेनी होती है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना चाहते हो, जैसे मान लो कि इंडिया है, हम गरीबों के लिए या फिर ऐसे बच्चे जो कि अनाथ हैं, पढ़ नहीं पा रहे, उनके लिए हम कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो हमें मैक्रो लेवल पे पॉलिसी बनानी होगी। पूरे देश में पहले ये पता करना हो कितने ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है ना,
कि इनके अंदर क्या क्वालिटीज है, डिसेबल्ड है, नहीं है, साउंड माइंडेड है, ये सारी चीजें। तो अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बनाना चाहते हो तो भी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही हेल्प लेनी पड़ती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंस हो गया। थर्ड देखो क्या है, इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो किसी भी अर्थव्यवस्था का सिंपल सा उद्देश्य ये होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, यानी समाज का कल्याण करना। जैसे मान लो मैंने सिंपल तरीके से कहा कि हमारी इकोनॉमी का उद्देश्य ये है कि जो हम पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हम पॉलिसीज बना रहे हैं उसका फायदा ऑल पीपल को मिलना चाहिए, यानी कि देश के जितने भी लोग हैं सभी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे 2 4 10 लोगों को, या फिर मान लो कि रिच लोग जो हैं उन्हें बस फायदा हो रहा है। हालांकि हमारे देश में ऐसा ही है, जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उससे गरीब और मिडिल क्लास को उतना प्रॉफिट नहीं होता, उतना फायदा नहीं होता जितना रिच लोगों को होता है। तभी तो वो सुपर रिच बनते जाते हैं और हम लोग सुपर पुअर में आते जा रहे हैं, है ना। मतलब एक कहावत है ना, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। किसी भी इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसे अपनी जनता का, अपने देश का वेलफेयर करना है, यानी कि कल्याण करना होता है, देश को आगे बढ़ाना है, जीडीपी को आगे बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। तो हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी होती जिससे सभी लोगों को फायदा हो, पूरी जनता को प्रॉफिट हो, सभी को फायदा होना चाहिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का मदद लेना होता है, वही हमारी हेल्प करता है। और अंत में देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल सा है। पिछले वाले लेक्चर मैंने कहा था कि माइक्रो और मैक्रो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे आर, आप ये कह सकते हो, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मतलब एक ही सिक्के के दोनों अलग अलग पहलू हैं, अलग नहीं है दूसरे से, कंपटीशन नहीं है दोनों में। ठीक है ना। माइक्रो मैक्रो की हेल्प करता है, मैक्रो माइक्रो की हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, अगर आप चाहते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हो, ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का होना जरूरी है, उसकी हेल्प लेना जरूरी होता है। ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंस है। अगर क्वेश्चन आता है 3 नंबर में भी या फिर 4 नंबर में, डायरेक्टली आप ये पॉइंट लिखो और एक एक दो दो लाइन इसके अंदर एक्सप्लेन करो, आपको बड़ी आसानी से 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो हमारा इंपॉर्टेंस हो गया। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मान लो मैं कहता हूं, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, वन एग्रीगेट impacts वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक एग्रीगेट जो होता है, किसी भी मतलब सेक्टर कह सकते हैं इकोनॉमी का, उसका अलग अलग क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब क्या होगा, देखो वन एग्रीगेट मतलब कोई एक विषय हो गया, कोई एक सब्जेक्ट मैटर हो गया, उसका इम्पैक्ट वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी पे पड़ता है। अलग अलग जो इकोनॉमी के सेक्टर है उस पे पड़ता है, इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में। समझो बातों कैसे। जैसे मान लो मैंने कहा कि इस साल जो हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट है, ठीक है, एग्रीकल्चरल जो आउटपुट है वो लो है। सपोज करो कि बारिश अच्छी नहीं हुई, मानसून टाइम पे नहीं आया, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो एग्रीकल्चरल आउटपुट था वो काफी कम था। तब देखो, एग्रीकल्चर संबंधित एक सेक्टर है, कृषि एक क्षेत्र है। अब उसका प्रभाव अलग अलग क्षेत्र में कैसे पड़ेगा, देखो जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज हैं उनमें प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, खाने वाली चीजें हैं जो एग्रीकल्चरल जो उत्पादन होता है, मतलब कृषि संबंधित उत्पादन होता है, उसी से बनती हैं। इसी प्रकार से देखो हमारे एक्सपोर्ट पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, उसी प्रकार से हमारे एक्सपोर्ट पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास होते हैं, ठीक है ना, मिडिल क्लास और पुअर क्लास हो गए, उनकी इनकम जो है, उनकी इनकम क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब अगर मान लो इनकम लो होती है तो सरकार को जो टैक्स है वो भी लो मिलेगा, यानी कि कम टैक्स उन्हें मिलेगा। ठीक है। तो देखो सिर्फ और सिर्फ हुआ क्या कि एग्रीकल्चर आउटपुट लो था, इस साल क्या हुआ, कृषि उत्पादन कम हुआ, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज में प्रभाव पड़ेगा, वहां पे भी उत्पादन कम देखने को मिलेगा, यानी जो ये बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारी चीजें बनती हैं वो कम प्रोड्यूस हो पाएंगी। हम एक्सपोर्ट करते हैं गेहूं चावल, ये सब दाल हो गया है ना, ऑयल ऑयल, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं चीजों को, तो वो कम हो जाएगा, जिससे कि फॉरेन रेवेन्यू, डॉलर में जो पैसा मिलता है वो नहीं मिल पाए, कम हो जाएगा।
मार्जिनल और जो पुअर क्लास होते हैं, फिर मिडिल क्लास और पुअर क्लास कहते हो, अक्सर खेती किसानी तो ऐसे ही लोग करते हैं, तो इनकी इनकम कम हो जाएगी। अब इनकी इनकम कम होगी तो ये टैक्स नहीं भर पाएंगे, सरकार को भी क्या होगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। तो अब जब सरकार को भी टैक्स कम मिलेगा तो सरकार बजट में भी कम पैसे खर्च करेगी, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाएगा, डेवलपमेंट भी देश का नहीं हो पाएगा। देख रहे हो सिंपल सा मतलब क्या हुआ, कि वन एग्रीगेट, एक एग्रीगेट का जो प्रभाव हो वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में पड़ता है, अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में पड़ता है। तो पहली लिमिटेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये चीजें बता दी। आई एम सॉरी। अब चलो सेकंड वाली देखते हैं क्या कहता है, द प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रोजीनियस मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग जो तत्व होते हैं उनकी समस्याएं होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो बहुत सारे सेक्टर्स का अध्ययन करना पड़ता, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ठीक है, फिर चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, ठीक है ना, फिर चाहे मान लो जैसे मैं कहता हूं ऑटोमोबाइल हो। बहुत से अलग अलग सेक्टर होते हैं जिनको हमें अध्ययन करना होता है, और इन अलग अलग सेक्टर का अध्ययन करना हमारे लिए आसान नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि हेट्रोजीनियस का मतलब ही क्या होता है, अलग अलग। जैसे मान लो हेट्रोजीनियस का अपोजिट वर्ड क्या होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस एक समान, है ना। तो अगर मान लो हमें होमोजीनियस कोई एलिमेंट हो, जैसे मान लो हमने कहा सिर्फ एक सेक्टर का अध्ययन करना, एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर में भी ये मान लिया कि सिर्फ गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, हेट्रोजीनियस एलिमेंट की प्रॉब्लम होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो पूरे देश के लेवल पे, पूरे मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि हमें कंट्री लेवल पे स्टडी करना है। तो कंट्री लेवल पे तो हमें एग्रीकल्चर भी देखना होगा, इंडस्ट्रीज को भी देखना होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उन्हें भी देखना होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डिफेंस के बारे में भी देखना होगा, ठीक है, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, रेलवेज है, उन सबको भी देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर की स्टडी कर पाना उतना आसान नहीं होता है, या फिर अगर हम स्टडी करते भी हैं तो हमें पूरी की पूरी सही जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। और बहुत बड़ी ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, बहुत ज्यादा समय इसमें लग जाता है। तो हेट्रोजीनियस जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो दो आपको लिमिटेशंस मैंने बता दी। थर्ड लिमिटेशन क्या है, नो अटेंशन ऑन द कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट्स। अब देखो एग्रीगेट्स का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, टोटल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी एक फर्म, एक परिवार, एक व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति की आय हो गई, उत्पादन हो गया, इसके बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उन सबके एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। टोटल का हम अध्ययन करते थे, ठीक है, कि देश में उत्पादन कितना हो रहा है, देश की राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करते थे। तो यहाँ पे क्या कहता है कि नो अटेंशन ऑन द कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो कंपोजिशन फॉर्म हो रहा है, जो एग्रीगेट आप फॉर्म कर रहे हो, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको रखनी है, इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे मान लो हमने कहा कि एग्रीकल्चरल आउटपुट है, आउटपुट है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या रखें, वीट का उत्पादन रख लें, राइस का रख लें, ठीक है, और वेजिटेबल्स को मान लो रख लिया, ठीक है, फ्रूट्स का रख लिया, ठीक है, इनका मान लो हमने रख लिया। अब इसके अंतर्गत मान लो उन्होंने ग्राम्स जो होते हैं, चना, है ना, चने की जो दाल होती है, उसको तो इन्होंने शामिल ही नहीं किया। इसी प्रकार से मान लो हमने कहा कि जो बाकी फसलें हैं उनका भी इन्होंने उत्पादन शामिल नहीं किया इसमें। तो हमें ये पता नहीं चल पाता कि जो ये एग्रीगेट हो रहा है, एग्रीगेट हमने फॉर्म किया हुआ है, वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। कंपोजिशन मतलब क्या होता है, डिफरेंट चीजें हैं। जैसे मान लो मैंने कहा चाय बनाना है, तो उसमें चाय पत्ती डालनी होगी, शुगर डालना होगा, पानी, दूध, अदरक, ये सारी चीजें, कई कंपोनेंट से मिला करके हम चाय बना पाते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पे क्या कह रहा है कि अटेंशन नहीं दिया जाता कि कंपोजिशन क्या क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट, है ना, कि हम किन किन चीजों से मिला के ये टोटल कर रहे हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब देखो एग्रीकल्चर आउटपुट तो हमने बता दिया कि भाई इतना आउटपुट हुआ इस साल, है ना, इतना उत्पादन हुआ कृषि क्षेत्र में। तो क्या पता उसने सिर्फ वीट और राइस को ही शामिल किया हो उत्पादन में, बाकी चीजों को शामिल ही ना किया हो, कि भाई सरसों की खेती कितनी हुई अपने देश में इस साल, है ना, मतलब राई का जो उत्पादन वो कितना हुआ।
इसी तरीके से मान लो किसी ने कहा चने की दाल कितना उत्पादन हुआ, उड़द मूंग का कितना उत्पादन, ये तो शामिल ही नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपोजिशन पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ थर्ड लिमिटेशन जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ लिमिटेशन क्या है? डेंजरस टू डिराइव कंक्लूजन फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। कहता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स के आधार पे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कंक्लूजन निकालते हो, वो क्या होता है? खतरनाक होता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि देखो, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करोगे तो हर एक परिवार को जोड़ते जाओगे, देश में जितनी सारी फैमिलीज है जब हम उन सबको ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो ये पूरे देश को मिलकर के फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे परिवार का अध्ययन करते जा रहे हो अलग अलग प्रॉब्लम्स निकलती जा रही हैं। किसी के पास कुछ समस्याएं हैं, कोई किसी सेक्टर में काम कर रहा है, कोई किसी सेक्टर में काम कर रहा है। तो उन सभी के आधार पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपने कंक्लूजन निकाल लिया। लेकिन वो कंक्लूजन निकालना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप अभी भी इंडिविजुअल लेवल पे ही क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो। उन्हीं हर एक इंडिविजुअल का क्या करते जा रहे हो? एग्रीगेट को फॉर्म करते जा रहे हो, उन सबके टोटल के आधार पे आप कंक्लूजन निकाल रहे हो। और ये कंक्लूजन अगर मैक्रो लेवल पे निकला है, एक बड़े स्तर पे निकला है, तो हो सकता है कि वो माइक्रो लेवल पे अप्लाई ना हो। ठीक है, छोटे स्तर पे वो अप्लाई ना हो पाए। जैसे मान लो हमने कहा, एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, जैसे मान लो कि किसी ने दिल्ली में रहने वाले या फिर मुंबई में रहने वाले लोगों का अध्ययन किया। ठीक है, इनकम के बारे में, और ये पाया कि यहाँ पे लोग 50,000 से ज्यादा कमाई करते हैं। तो क्या सिर्फ दो मेट्रोपॉलिटन सिटीज का अध्ययन करके आप ये कह सकते हो कि देश का हर एक बंदा 50,000 कमा रहा महीने का? क्योंकि आपने देखो दिल्ली और मुंबई के लोगों के बारे में अध्ययन किया कि हाँ भाई, हर बंदा 50,000 से ऊपर ही कमाता है महीने का। तो क्या देश के हर एक कोने में जो लोग रह रहे हैं वो 50,000 कमा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। तो आप जो कंक्लूजन निकाल रहे हो उसको इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते। वो कंक्लूजन क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। चौथी इसकी लिमिटेशन होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। अगर 11th में है तो भी शेयर करो, 12th में आएंगे तो देखेंगे, 12th में जो भी हैं आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करो। कॉमर्स का स्टूडेंट है, आर्ट का स्टूडेंट है, दोनों को शेयर कर सकते हो, क्योंकि आर्ट वालों को भी तो इकोनॉमिक्स लगती है। ठीक है ना? और एक बार फिर बता रहा हूँ, देखो कि भाई 1 अप्रैल से बैच चालू कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है 9685012593। इस पे कांटेक्ट कर सकते हो अदर डिटेल्स के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे जहां पे हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देखेंगे। वो जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स आपको बनाना जरूरी है। ठीक है।